ओके, तो मेरे दादाजी ने अपने 20s में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, करीबन 5 बीघा। कुछ टाइम के बाद उसमें से उन्होंने करीबन 1.5 बीघा बेच दी, तो अब बची 3.5 बीघा। अब ये जो 3.5 बीघा है वो उनके 2 बेटों में बंटनी थी, जो कि थे मेरे ताया जी और मेरे पापा। मेरे पापा की पोस्टिंग दूर आई तो वो प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट दूर रहे, लेकिन पीछे से मेरे ताया जी उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचते रहे। अब मेरे पापा ने मेरे ताया जी को कुछ नहीं बोला। इसके 2 रीजन थे। एक, वो प्रॉपर्टी से दूर थे और उसमें बहुत कम इंटरेस्टेड थे, और सेकंड, वो उनके बड़े भाई थे तो शायद उनसे थोड़ा डरते भी थे। अब ये सालों में प्रॉपर्टी बिकते बिकते करीबन 1 बीघा बची, यानी जो मेरे डैड का प्रॉपर्टी में हिस्सा था उससे भी कम बची। इस बात पर ऑब्वियसली मैं और मेरी फैमिली इससे खुश नहीं थी। ताया जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा भी नहीं था, क्योंकि उसमें ताया जी की फैमिली रह रही थी और हम इस प्रॉपर्टी से काफी दूर भी थे। जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी तो हमें कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही थी, तो इस पर मैंने पापा को कहा कि हमें वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, वो तो हमारी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी ओल्ड एज होगी है, अगर तू इसे सॉल्व कर सकता है तो कर ले। और इसके बाद उन्होंने मुझे इस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारे से काफी दूर थी तो मैं बार बार उस प्रॉपर्टी के पास जाता, उसके पेपर्स इकट्ठे करता, ये प्रूव करने की कोशिश करता कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें से भी कुछ हिस्सा ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया है, इसलिए जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उस पर सिर्फ हमारा हक है। अब सिर्फ ये चीज करने के लिए मुझे 2 से 3 साल लग गए। उसके बाद मैंने ताया जी की फैमिली से बात करी कि ये सिचुएशन है। अब क्योंकि कब्जा उनके पास था तो उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। अब जितनी भी प्रॉपर्टी बची है उसे 50-50% किया जाएगा। ये बातें जब मैंने अपने पापा से शेयर करी तो वो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के साथ उनके बहुत सारे इमोशंस जुड़े थे। उन्हें इस प्रॉपर्टी से पैसे भी नहीं चाहिए थे। उन्होंने कहा, नहीं तो उन पर केस कर दे। तू नहीं जानता कि इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या क्या किया है। हमने इस प्रॉपर्टी में बड़े बड़े गड्ढे होते थे, उसे भरा है, यहाँ पर पेड़ लगाए हैं, यहाँ पर मेरा बचपना गुजरा है। हमारा हिस्सा बेचने के बाद भी वो ऐसा कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इमोशनली मैं उनकी ये बात समझता भी था, लेकिन मैं ये भी समझता था कि अगर हम केस में चले गए 10-15 सालों से पहले सॉल्व नहीं होने वाला, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी, क्योंकि हम अब उस लोकेशन से बहुत दूर सेटल हो गए थे। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। फाइनली मुझे ये समझ आया कि इस केस को हम 2 चीजों से सोच सकते हैं। एक, या तो हम उन्हें सबक सिखाएं, और ये सबक सिखाने के लिए हम 10-15 साल तक अपने दिमाग का सारा पीस दे दें, क्योंकि जब तक ये केस चलता रहेगा हर हेयरिंग में, हर एक चीज में हमें ये लगा रहेगा कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। या फिर सेकंड, उनके साथ समझौता करके इस केस को खत्म करें और रिमेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करें। मैंने सेकंड ऑप्शन चुना। मैं दोबारा ताऊ जी की फैमिली से मिला, उनको पूरा केस समझाया और एक परसेंटेज पे हम सेटल हुए। यानी जो अब हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा बचा था, जो कि ऑलरेडी हमारे हिस्से से कम था, उसमें से भी अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैं उन्हें दे रहा हूँ। ये डील आज तक मैंने जिसको भी सुनाई है उन सब ने मुझे पागल कहा है कि तू ऐसे कैसे कर सकता था, उन्हें सबक सिखाना चाहिए था। पर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज भी ये डील करेक्ट थी, क्योंकि इसने जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव करी है। दूसरी डील ने, अगर मैं उनसे लड़ता, उन्हें केस करता, तो वो डील हमारी जिंदगी के बहुत सारे ईयर्स बर्बाद कर देती। और ये लेसन नंबर 1 है, जो कहता है कि डोंट काउंट अदर्स पीपल मनी, जस्ट मेक श्योर द डील इज मेकिंग सेंस टू यू। और ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है। और एग्जैक्टली जब भी मैं इस रूल के अगेंस्ट गया हूँ, कहीं ना कहीं जो मेरा पीस ऑफ माइंड है या ओवरऑल जो भी मैंने अचीव करना था, मैं उसे कम ही अचीव कर पाया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जो काफी ज्यादा सैलरी डिमांड करते थे। अब जब भी वो सैलरी डिमांड करते तो उसे, जब मैं एम्प्लॉय था, मैं अपनी सैलरी के साथ कंपेयर करता था। मैं सोचता था, यार मैं तो मास्टर्स था, मैं तो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर भी था, उस वक्त पर भी मेरी इतनी सैलरी नहीं थी जितनी ये लोग मांग रहे हैं, और ये तो एफर्ट भी उसका 1/10 करेंगे, तो मैं इनको इतनी सैलरी कैसे दे सकता हूँ। जिसकी वजह से मैं उन्हें कभी हायर नहीं करता, एक गलत कैंडिडेट को हायर करता, और हर बार उन गलत कैंडिडेट को माइक्रो मैनेज करना पड़ता। पूरा पीस ऑफ माइंड चला जाता, जिसकी वजह से महीनों में समय बर्बाद कर देता। और बहुत से सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद एक चीज तो मैं समझ गया हूं, दे नेवर कैलकुलेट अदर्स पीपल मनी। क्योंकि ये माइंडसेट हमें अच्छी पार्टनरशिप करने से भी रोकता है। जब जब हम ये सोचने लगेंगे कि यार पहले तो ये कुछ भी नहीं कमा रहा था, अब ये हमारी वजह से इतने कमाएगा और इसको तो इतना काम भी नहीं करना है, तब हम अपनी ओवरऑल अचीवमेंट को रोकते रहेंगे। हर बार हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, क्या ये डील मेरी ओवरऑल अचीवमेंट को इंक्रीज करेगी या नहीं, और क्या ये मेरा पीस ऑफ माइंड इंक्रीज करेगी या नहीं। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है कि ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी, तो वो डील आपके लिए सेंस बनाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरा इंसान इस डील से कितने पैसे कमा रहा है। ओके, तो सेकंड पॉइंट जो पुअर माइंडसेट वाले लोग नहीं समझ पाते, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग उसे बहुत क्लियरली समझते हैं, वो है टीम इज ग्रेटर देन अ सिंगल इंडिविजुअल। तो ये बात है करीबन 2022 की, जब हमने वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया था। तो जिन लोगों को वाई कॉम्बिनेटर नहीं पता, तो वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर है सिलिकॉन वैली का, जो कि स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है। ये वही एक्सीलरेटर है जिसने एयरबीएनबी, कॉइनबेस, ड्रॉपबॉक्स, रेजर पे, ज़ेप्टो जैसे कंपनीज को फंड किया है। इवन की ओपन एआई के सीईओ
सैम ऑल्टमैन की पहली कंपनी लूप्ट भी इन्होंने ही फंड करी थी और बाद में सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट बने और ये छोड़ के ही बाद में उन्होंने ओपन एआई यानी ChatGPT स्टार्ट किया। ओके, तो हमने भी इनकी एप्लीकेशन भरी, उस एप्लीकेशन में हम सिलेक्ट हुए, हमने इंटरव्यू भी दिया और उसके बाद हमें इनकी ये मेल आई जिसमें इन्होंने लिखा था कि इन्हें पसंद है जो बिजनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं हमें फंडिंग देने के लिए जब तक हमारी टीम में एक फुल टाइम प्रोग्रामर नहीं आ जाता। अगर हम एक फुल टाइम प्रोग्रामर नेक्स्ट 30 दिनों में ले आते हैं तो ये हमें दोबारा इंटरव्यू करेंगे। और इस मेल के बाद हमारा ये रिप्लाई था कि अभी हम थोड़ा वेट करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने कभी अप्लाई नहीं किया। मेरा थिंकिंग मॉडल ये था कि हम कोई गूगल नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एक बुक समरी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें टेक्स्ट से ज्यादा कंटेंट की वैल्यू है। वाई कॉम्बिनेटर को रिजेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग के 1 साल तक तो मुझे थियरी ठीक भी लगी क्योंकि हम अच्छा ग्रो भी कर रहे थे और ट्रैक्शन भी मिल रहा था और लोगों को हमारा काम पसंद भी आ रहा था। जब टेक के लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती तो मैं इनके कोड में जाके उनके साथ उनकी इफ एल्स कंडीशंस देखने लगता और मैं अगर कोई उनका बग फाइंड करने में मदद करता तो मुझे लगता मैं तो जीनियस हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे आने लग गई तो 1 ना तो मेरे पास उतना स्किल सेट था कि टेक को मैं स्केल कर पाऊं और सेकंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास उतना समय ही नहीं था कि मैं हर एक चीज को वो समय डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जितना पोटेंशियल एज ऑफ नाउ गीगल ऐप का था वो उतना अचीव नहीं कर पाई अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं एक बात नहीं समझ पाया, वो था कि टीम इज ग्रेटर देन अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि मैं नहीं लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन भी कहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बहुत सी लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे तो वो एक अच्छी टीम के बिना नहीं हो सकता। हम फ्रीलांसर्स की आर्मी को यूज करके एक अमेजिंग प्रोडक्ट नहीं बना सकते। कभी आपने नोटिस किया है कि फिजिक्स वाला ने इतनी जल्दी स्केल कैसे किया? वो भी अगर देखा जाए तो एक कंटेंट क्रिएटर थे। उनकी टीम में कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जिन्होंने उन्हें स्केल करने में मदद करी। वो एक इंसान उन्हें मिला था जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना और उस इंसान का नाम था प्रतीक महेश्वरी, जिनका पूरा करियर तब तक एडुटेक में ही गया था। वो सिस्टम्स को बिल्ड करना जानते थे, एक अच्छी टीम को बिल्ड करना जानते थे। उनके पजल पीस में सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, वो था कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग चाहते हो। और जैसे ही ये चीज उन्हें अलग पांडे सर के प्रोडक्ट में दिखी, उन दोनों ने कोलैबोरेट कर दिया और इसीलिए उन्होंने काफी जल्दी स्केल किया। अगर बड़े स्टार्टअप्स को आप विजिट करोगे तो उनमें ये चीज बहुत कॉमन है और इन अमेजिंग टीम मेंबर्स को वो कहते हैं एस टीम यानी सीनियर टीम। इन शॉर्ट जो सेकंड लेसन है वो हमारी माइथोलॉजी भी हमें क्लियरली सिखाती है और वो है आपको कृष्ण चाहिए या कृष्ण की सेना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है द बोट दैट यू आर रोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ हार्ड यू आर रोइंग, यानी जिस कश्ती में आप सफर कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उस कश्ती में आप कितनी जोर से चप्पू मार रहे हो। ओके, तो करीबन 2002 में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब हमारे एरिया में एक आंटी थी जो ट्यूशंस पढ़ाती थी। उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए करीबन 100 बच्चे आते थे और हर एक बच्चे से वो करीबन 1200 रुपए चार्ज करती थी, यानी महीने करीबन 1,20,000। ये अमाउंट अभी भी बहुत बड़ा है लेकिन उस वक्त पर ये ह्यूमंगस अमाउंट था। अगर उस वक्त पर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे मॉम को सिर्फ 7,000 रुपए मिलते थे क्योंकि वो एक सरकारी जॉब में थे। लेकिन इसके बावजूद उनको लगता था कि जो सरकारी जॉब है वो इन प्रोफेशन से बहुत बेटर है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भी एक सरकारी नौकरी में ही लगवाया, जो कि हूं मैं। तो जब मैं एज अ सब डिविजनल ऑफिसर काम कर रहा था तो इतने सालों के बाद भी मेरी सैलरी इससे आधी थी और इससे सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग हुई वो यही थी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी डायरेक्शनली हम क्या काम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इन आंटी की बात करूं तो ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी थी। ये बस 6th से 10th क्लास तक की ट्यूशन पढ़ाते थे, जबकि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट था। अब हमें से कई लोग बोलेंगे यार ऑब्वियसली हम होते तो हम ये आंटी की तरह ही काम करते, लेकिन अगर अभी मैं बात करूं तो सोशल मीडिया में मुझे हर रोज इसी तरीके के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, यार इसने लाइफ में किया ही क्या है, ये तो बस यूट्यूब में बैठे बैठे ज्ञान मार रहा है। और वो ना समझ लोग ये नहीं समझ पाते कि यही काम तो बहुत सालों पहले ये आंटी भी कर रहे थे। वो एक्चुअल में कुछ नया नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ज्ञान ही बांट रहे थे। लेकिन ये इक्वेशन इसी तरीके से काम करती है, जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंसान ज्यादा ही कमाएगा। और पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा इस गेम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जबकि जो समझदार लोग हैं वो सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये गेम खेलनी है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मनी इन योर पॉकेट इज ग्रेटर देन स्पेंडिंग। ये आर्टिकल देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंबानी जी की शादी में करीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2-2, 2.5 करोड़ों की घड़ियां तो उन्होंने अपने गेस्ट में ऐसे बांटी जैसे हम लोग अपनी शादी में शक्कर पारे बांटते हैं। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे थे, उसने कहा क्या यार स्टेटस, अंबानी भी तो स्टेटस दिखाता ही है। अगर हम लोग स्टेटस दिखा दें तो उसमें बुरा ही क्या है, या फिर स्टेटस की डेफिनेशन है क्या? एक महंगी गाड़ी खरीदना स्टेटस है क्या? अच्छे कपड़े खरीदना स्टेटस है? कुछ नहीं है यार, जिंदगी जियो, जो कि लॉजिकल भी है। बट अगर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल देखा जाए तो एक्चुअल में स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि ये वाली इक्वेशन कभी मैसअप नहीं होनी चाहिए, विच इज मनी लेफ्ट
इज इक्वल टू मनी अर्नड माइनस एक्सपेंसेस। हमें मैथमेटिकली एक सिंपल सा परसेंटेज का गणित लगाना है। अगर कभी भी ये इक्वेशन नेगेटिव हो रही है तो स्टेटस वगैरह छोड़ो, इसका मतलब है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम एक रेड जोन में हैं। लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस मनी अर्न के कंपैरेटिवली सिर्फ 1 या 2% है तो कॉन्ग्रेट्स, आपके पास एक रियल वेल्थ है और आप एक प्योर ग्रीन जोन में। अब ऑब्वियसली हम ऐसे सारे लोग कोई भी ग्रीन जोन में नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि कहीं हम रेड जोन में तो नहीं है। अगर हम येलो जोन में भी हैं तो भी थोड़ा बहुत चल सकता है। तो अगर मैं समराइज करूं तो हमने सबसे पहले सीखा कि डोंट काउंट अदर्स पीपल मनी। जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो लॉजिकली सिर्फ ये देखता है कि ये डील मेरे लिए काम करेगी या नहीं, दूसरा कितना पैसा कमा रहा है, उसका क्या होगा, उसने हमसे ज्यादा खरीद लिया, वो ये सब नहीं सोच रहा। सेकंड, टीम इज ग्रेटर देन अ सिंगल इंडिविजुअल। मैक्सिमम अच्छी चीजें कोलैबोरेशन से बनी है। डिफरेंट स्किल सेट के बहुत अच्छे लोग जब साथ में मिलते हैं तब एक जादू क्रिएट होता है और वेल्थ भी तभी बहुत जल्दी क्रिएट होती है। थर्ड आता है कि मनी इन पॉकेट इज ग्रेटर देन स्पेंडिंग, जिसमें हमने ये इक्वेशन देखी थी कि किसी भी मूवमेंट पर बस जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वो हो रहे हैं तो या तो हम पागलों की तरह स्टेटस ट्रैप में आ गए हैं या फिर ये इनकम प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें अपना स्किल इंक्रीज करना है। और फाइनली हमने देखा था द बोट दैट यू आर रोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ हार्ड यू आर रोइंग, जिसमें हमने ये ट्यूशन वाली आंटी का एग्जाम्पल लिया था। तो कोई भी अगर सोशल मीडिया से आजकल पैसे कमा रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय आप सिर्फ ये देखो आपने ये गेम खेलनी है या नहीं, या कोई और ऐसी गेम है जहां पर आपके पास लेवरेज है, यानी 1 यूनिट काम करने पर 100 यूनिट आउटपुट आ रहा है। मेरे पड़ोसियों की तरह उस आंटी को क्रिटिसाइज मत करो। और हाँ, अगर आप प्रीमियम किताबों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा बुक समरीज आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। गीगल ऐप लाइफ लॉन्ग आपका फ्रेंड रहेगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।